नमस्कार और स्वागत है आपका इंश्योरेंस मंत्रा के इस खास शो में इंश्योरेंस आउटलुक 2026। 2025 इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बदलाव का साल रहा। इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी रेशनलाइजेशन हमने देखा, फिर हमने देखा इंश्योरेंस बिल जो संसद में पेश हुआ। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस के नए सरेंडर वैल्यू के नियम जो थे वो 2025 में पूरी तरह से लागू हुए। हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ते प्रीमियम और हॉस्पिटल के बीच में जो खींचतान हमने देखी। इसके अलावा नेशनल क्लेम एक्सचेंज, इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लेम प्रोसेसिंग की जो शुरुआत है वो भी हमने 2025 के अंदर बदलती हुई देखी और इसको रफ्तार पकड़ते हुए देखा। तो अब सवाल ये है कि 2026 में क्या ये जो रिफॉर्म्स है इंश्योरेंस को ज़्यादा सस्ता, आसान और ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद बना पाएंगे? क्योंकि कई सारे रिफॉर्म्स करे हैं, सरकार के फ्रंट पे भी हुए हैं और इंडस्ट्री के फ्रंट पे भी, इंडस्ट्री ने भी आगे बढ़ाए हैं। इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है शीला अनंत, नारायणा हेल्थ से सीईओ, नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस की। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं पंकज गुप्ता, प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे इस स्पेशल शो में शामिल होने के लिए। इसमें हमारा मकसद यही रहेगा कि 2025 के क्या टेकअवेज रहे और 2026 में किस तरह से शुरुआत होगी। तो सबसे पहले शीला मैम, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। 2025 के क्या टेकअवेज रहे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए, और 2026 की आप शुरुआत किस स्तर पे देख रही हैं? तो 2025 के जो रिफॉर्म्स थे, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो अच्छे से हुए थे। आई थिंक हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स चेंज हुए, रेगुलेशंस बदले, नए प्रोडक्ट्स आए थे। एंड हमारा जो मंत्रा था कि वी विल डू इंश्योरेंस फॉर ऑल इन 2047। सो ये सब लागू हुआ। NHIX लागू हुआ। आयुष्मान भारत के बड़े बड़े स्कीम लॉन्च हुए जिसमें सीनियर सिटीजन को कवरेज मिले हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे रिफॉर्म्स मॉडिफाई होके बहुत आसान हुए फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। हेल्थ इंश्योरेंस के 2 कंपनीज को लाइसेंस भी मिले हैं जिसके हम भी भागीदार हैं। सो बहुत सारी चीजें अच्छे से हुए फॉर इन 2025 में, और अगले साल के लिए भी बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, ये अनुमान करती हूँ मैं। बिल्कुल। पंकज सर, 2025 देखिए सर, आप लोगों के लिए तो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए तो सरेंडर वैल्यू का एक बहुत बड़ा इशू था। उसको किस तरह से टैकल किया गया और अब माने कि ये पूरी तरह से सेटल हो गया है। फिर जाते जाते हमने देखा सितंबर से जो जीएसटी है इंडिविजुअल पॉलिसीज के लिए वो शून्य हो गया, तो वहां आईटीसी का इशू आया। तो ये जो इश्यूज थे इसको किस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने टैकल किया और आप कितने तैयार है 2026 के लिए? तो धन्यवाद अनुराग, आपने जो पॉइंट रेस करे हैं वो काफी रेलिवेंट हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। जो आपने सरेंडर वैल्यू गाइडलाइंस की बात करी, वो मैं एक दिशा की तरह से देखता हूँ। हमारी इंडस्ट्री की दिशा अब ये रही है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर फ्रेंडलीनेस, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ट्रस्ट की तरफ हमें बढ़ना है। तो सरेंडर वैल्यू गाइडलाइंस एक उसी दिशा का एक कदम थे। सरेंडर वैल्यू गाइडलाइंस की वजह से कस्टमर्स को ज्यादा बेनिफिट पास ऑन हो रहा है अगर वो समय से कुछ पहले भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। तो इसका कुछ इम्पैक्ट इंडस्ट्री की बिजनेस मॉडल्स पर हुआ। जो मैं मेन इम्पैक्ट इसका देखता हूं वो ये देखता हूं कि जो क्वालिटी ऑफ सेल है, जो कस्टमर अवेयरनेस का पार्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी है, उन सब पर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो फोकस ऑलरेडी काफी बढ़ रहा था, उसके लिए हमें और एक इम्पेटस मिला है और एक दिशा मिली है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन मुद्दों पर अपना फोकस करें, जिससे कस्टमर जिस वजह से लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहा है उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा पाए। जो आपने जीएसटी की बात करी और जो बाकी भी चेंजेस इंडस्ट्री में ओवरऑल हो रहे हैं, वो सारे के सारे चेंजेस
एक तरह से कस्टमर अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं। कस्टमर्स के पास में अगर कोई वजह थी जिस वजह से वो हिचक रहे थे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वजह वो दूर भी हो रही है। तो इन सब वजहों की वजह से, जो कि सरकार ने भी नियम बनाए हैं, सरकार ने भी स्टेप्स लिए हैं, इसी तरह से हमारे रेगुलेटर IRDAI ने भी स्टेप्स लिए हैं, तो इन सब की जो मूलभूत परिवर्तन है उसकी वजह से आगे के समय में मैं देख रहा हूं कि जो कस्टमर ग्रोथ है, कस्टमर की जो सेल्स है वो बढ़ेंगी और क्वालिटी का फोकस रहेगा, जिससे कस्टमर प्रोडक्ट का भरपूर फायदा उठा पाए। तो आपने कहा कस्टमर प्रोडक्ट का भरपूर फायदा उठा पाएगा, और अभी अभी हमने देखा है कि नए रिफॉर्म्स भी है, जो इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल है उसकी भी रूपरेखा पूरी तरह से सामने आ गई, क्योंकि बहुत वक्त तक ये कंफ्यूजन था क्या शामिल होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब जो वो संसद के अंदर पेश होने के बाद अब पूरी क्लैरिटी आ गई कि क्या चीजें हो रही है। तो इन सब चीजों के बाद सर क्या लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है 2026 के अंदर पूरी तरह से वेल पोजीशन्ड है कि जो जो इश्यूज थे, लैक ऑफ क्लैरिटी थी, नए रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी हुई चुनौतियां थी, वो सब कुछ दूर हो गई और अब एक फ्रेश स्टार्ट ही होगा नए साल में? जी हाँ अनुराग, जो काफी हद तक जो इंडस्ट्री को क्लैरिटी चाहिए थी वो इंडस्ट्री के पास में अब है, और उस क्लैरिटी का बड़ा महत्व है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक लंबे समय का बिजनेस है, चाहे वो कस्टमर पर्सपेक्टिव हो चाहे वो कंपनी का पर्सपेक्टिव हो। तो उस लंबे समय के लिए कैपिटल का इंडस्ट्री में आना, तरह तरह के मॉडल्स को इनेबल करना, ये भी पॉसिबल होगा। इसके साथ में रेगुलेटर के पास में नए तरीके से इंडस्ट्री को रेगुलेट और गवर्न करने के तरीके भी आएंगे, और उस तरीके से इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ट्रांसपेरेंसी, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इस सब को बढ़ावा मिलेगा। अब हमारे साथ जुड़ रही है पल्लवी मलानी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर इंडिया लीडर इंश्योरेंस प्रैक्टिस बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप BCG की। बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पल्लवी जी मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो क्लैरिटी थी अब वो पूरी तरह से आ गई है इंश्योरेंस बिल को लेकर, कि क्या शामिल होगा क्या शामिल नहीं होगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा रिफॉर्म है? थैंक यू अनुराग, मुझे बुलाने के लिए। हम सब इस बिल का काफी दिनों से वेट कर रहे थे, तो इसको लेकर काफी उत्साह है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस बिल में कुछ बड़ी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल FDI जो 100% अब अलाउ होगा, जिसके कारण जो निवेशक आएंगे वो इंडियन मार्केट को टैप कर सकते हैं। पर जैसे मैंने पहले भी कहा है, जब तक हमारी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर क्यों आना चाहेगा। एंड वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब तक बची हैं जो इस बिल में नहीं अभी कवर्ड हैं। सेकेंडली द बिल में ये भी है कि बहुत सारी पावर्स दी जा रही हैं IRDA को। डेटा का बहुत चर्चा किया गया है बिल पर। अगर वो सारी चीजें होंगी तो ये कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज सॉल्व होंगी, एंड होपफुली उसके कारण हमको काफी बेनिफिट होगा इंडस्ट्री में। तो ओवरऑल इंटेंट और गवर्नमेंट का जो पुश है इंश्योरेंस को लेकर वो बहुत ही अच्छा है, एंड हम होप कर रहे हैं कि इसका काफी इम्पैक्ट हो। ये बिल पे क्लैरिटी आएगी, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शीला जी आपके पास आऊंगा। मैम हमने देखा अब क्लैरिटी लगभग मोटा मोटा तो जो इंश्योरेंस बिल के अंदर है सब कुछ क्लियर ही है कि क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है। इसको आप कैसे देखती हो, और एक तरह से क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि वैल्यू एडेड सर्विसेज एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता था और वो शामिल नहीं किया गया है? शीला मैडम क्या कहना है आपका? हाँ, मुझे लग रहा है कि आई मीन वैल्यू एड सर्विसेज, सो इट इज अ गेम चेंजर। अगर इंश्योरेंस कंपनी खुद कर लेती है तो उससे आसानी हो जाएगी, और मेरे को लगता है कि उसको ऐड कर देना चाहिए था। बट हैविंग सेड दैट, हम लोग फिर भी विल फोकस ऑन व्हाट आर द सर्विसेज दैट नीड्स टू बी गिवन।
जैसे पल्लवी ने बताया 100% एफडीआई होने से देयर बी लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज जो यहाँ पे आ जाएगी एंड इंडिया इज द प्लेस टू बी। अभी फिलहाल देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन इंडिया, सो आई एम श्योर कि इंश्योरेंस की ग्रोथ होगी। लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, तो रिफॉर्म्स से मेरे को लगता है कि फायदा होगा। फायदा होगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए ही देखें तो मैडम आपको क्या लगता है कि कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो है रिफॉर्म्स में, या फिर अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा? मैंने सोचा था कि देयर विल बी मल्टी, वो जो एजेंट्स के लिए लाइसेंस जो दिया जाता है, तो वो मल्टी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए वो कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि वो इसमें लागू हो जाएगा, मगर मुझे वो दिख नहीं रहा है इसमें अभी फिलहाल। शायद हो सकता है कि इम्प्लीमेंट होने से पहले ऐड हो जाए, बट दैट वुड हैव बीन अ गेम चेंजर। पंकज जी, पल्लवी जी भी बता रही है कि ट्रैक्शन इतना नहीं दिखा जितना उम्मीद की जा रही थी, तो सर दिक्कत आपको कहां लगती है? अफोर्डेबिलिटी के फ्रंट पे दिक्कत है या फिर अवेयरनेस और ज्यादा करने की जरूरत है? अनुराग, मेरा मानना है कि ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टेप्स हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट जो आएगा वो लंबे अवसर तक आएगा। ये पल्लवी जी ने बिल्कुल सही डेटा कोट करा और वो हमने भी पहले देखा है। जैसे कोविड के समय में कुछ समय वो सर्चेस बढ़ी, लेकिन वापस वो पुराने स्तर पर आ गई। तो हम अगर मूलभूत तरीके से देखें तो इंश्योरेंस एक कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है। इंश्योरेंस एक कंसेप्ट सेलिंग है, एक नीड बेस्ड सेलिंग है और कस्टमर को कभी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इस चीज का नहीं मिलता है। ये उस तरीके से नहीं है कि एक मॉल में सेल हो रही है तो सेल की वजह से ट्रैफिक डबल हो गया। तो मैं इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरह से देखता हूं जिसका लॉन्ग टर्म में जरूर फायदा होगा। जो आपने मूलभूत बात दूसरी कही, मेरे हिसाब से कस्टमर की अवेयरनेस पे हमें कंटिन्यू होगा काम करना। कस्टमर की अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे उनको इंश्योरेंस का उनके जीवन में जो एक महत्व है उसके बारे में समझ में आएगा, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की सोफिस्टिकेशन बढ़ेगी और वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, तो ये जो स्ट्रक्चरल स्टेप्स है इनका पूरी तरीके से फायदा इंडस्ट्री ले पाएगी। कस्टमर की अवेयरनेस की आपने बात करी, तो सर माने कि 2026 में हम एक तरह से ये चेंज थोड़ा बहुत होता हुआ दिखेगा और इंडस्ट्री भी है वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट में जो है वो प्रोटेक्शन ड्रिवन प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होगी, स्पेशली अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें। क्या आपको दिख रहा है कि एक उसकी शुरुआत हो गई है और 2026 में वो ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी? या अनुराग, मेरा मानना है कि जो अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है जीएसटी की वजह से, साथ में सेलियंस ऑफ द प्रोडक्ट जो एक आया है लोगों के मन में, इसकी वजह से कंपनीज को भी एक एनकरेजमेंट मिला है अपने टर्म इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स को दोबारा मूलभूत तरीके से देखने के लिए। और इस वजह से एक जो डेटा है, मुझे लगता है कि एक उसमें जो अर्ली सिग्नल है वो पॉजिटिव है और जो प्रोटेक्शन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनका अपटेक मेरे हिसाब से बढ़ेगा और एक लॉन्ग टर्म उसमें भी हमें एक गति दिखेगी आगे जाकर भी। पल्लवी जी, अब उम्मीद करता हूं आपकी फ्रेम एकदम बेहतर होगी, तो आप जो अपनी बात पूरी कर रही थी वो बताइए कि किस तरह से आपको लगता है कि 2026 जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रहेगा, क्योंकि 2025 के कई सारे टेक अवेज हैं। मैं बस जो पंकज जी ने कहा वही बात सेकंड करना चाहूंगी। मैं एक्चुअली यही कह रही थी कि जो सर्च वॉल्यूम्स हैं वो अभी नहीं बढ़ी हैं, बट जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं ये लॉन्ग टर्म हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट ही है। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं इनकी कुछ इम्पैक्ट हमको अगले साल 2026 में भी दिखेगी। बट ऐसा नहीं होगा कि कुछ बहुत ज्यादा बदलने वाला है 2026 में, क्योंकि जो अभी बिल भी पास होगा उसको इम्प्लीमेंट करते करते उस पर क्लैरिटी आते आते टाइम लगेगी। एंड उसके बाद जो ये स्ट्रक्चरल चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो इसको करते टाइम लगेगा। बट पॉजिटिव साइंस हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, डेटा इज शोइंग कि प्रोटेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि वी विल सी सम साइंस इन 2026 कि हम कुछ साइन जरूर देखेंगे 2026 में। शीला आनंद जी, आपके मुताबिक 2026 में क्या
चैलेंजेस आपको लगते हैं हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में, जो आपको लगता है कि इस पर इंडस्ट्री एट लार्ज को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? तो मुझे लगता है अनुराग, इन्होंने भी दोनों लोगों ने भी जिस हिसाब से बताया, इंश्योरेंस मैं हमेशा जैसे बोलती रहती हूँ, इट्स अ पुश प्रोडक्ट, कोई अपने मन से जाके खरीदता नहीं है। आई थिंक मेजर चैलेंज हम लोगों के पास ये आने वाली है कि हम लोगों को नए लोगों को टैप करना पड़ेगा। बेसिकली आज क्या हो रहा है, हम लोग सारे एक दूसरे के कस्टमर से पोर्टेबिलिटी ऐसे कुछ करते जा रहे हैं। तो हमारा जो रिटेल जो ग्रो हो रहा है वो प्रीमियम से ग्रो हो रहा है, नंबर ऑफ लाइफ से ग्रो नहीं हो रहा है। तो हमको नए लोगों को टैप करना पड़ेगा, नए लोगों से, नए लोगों के लिए प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नारायणा में मिसिंग मिडिल के लिए एक प्रोडक्ट लेके आए, जहाँ पे वी कॉल इट नारायणा अदिति, और वो मिसिंग मिडिल के लिए है, वेयर वी आर सेइंग आपको 10,000 रुपए में 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड मिलेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट। ऐसे वाले हम प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। और हम पायलट हमने किया था मैसूर एंड बैंगलोर में, राइट? तो ऐसे मैसूर, बैंगलोर, धारवाड़, इस एरिया में हमने जब प्रोडक्ट टेस्ट किया, तब वहां से हमको नए कस्टमर्स मिले जो हमारे फर्स्ट टाइम बायर्स हैं। तो मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को इस साल अगर बढ़ना है तो फर्स्ट टाइम बायर्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, और उसकी उस तरफ स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, और डिजिटल बाय जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन शीला जी, अफोर्डेबिलिटी हमेशा एक दिक्कत रहती है, और हमने देखा है 2025 में बार बार हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में विवाद आया। तो ये लगता है आपको 2026 में ये सब नहीं देखने को मिलेगा, और कई सारे इनिशिएटिव जो है जिसमें नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है, फिर शायद तक बीमा सुगम की भी हमें शुरुआत देखने को मिल जाए, तो इन सब से कुछ असर पड़ेगा, कुछ बदलाव आएगा? इन सबसे बीमा सुगम से स्पेशली जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोर अफोर्डेबल हो जाएगी। और आप 100% देखोगे कि हॉस्पिटल इंश्योरेंस एंड इसके बीच में अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। एंड हम कुछ 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 हद तक इन्फ्लेशन को दबा रोक सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। पंकज जी, जैसा कि आपने शीला जी को सुना, और उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम बायर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हम प्रीमियम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन नई पॉलिसीज नहीं बढ़ रही है। तो क्या आप उनकी बात से सहमत है कि नए लोगों को टैप करना ज़्यादा ज़रूरी है इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए, और इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो मकसद है उसे पूरा करने के लिए? मैं शीला जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं। अगर आप आंकड़े भी देखें तो इंडस्ट्री में अर्बन एरियाज में शायद 5 में से 1 कस्टमर, और रूरल एरियाज में 16-17 में से 1 कस्टमर के पास में अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। ये डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट एरियाज में जो हमारा पेनिट्रेशन है अभी वो बहुत ही कम है। नए कस्टमर्स को इंश्योरेंस के फोल्ड में लाना इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 जो हमारा एक मकसद है, उसको पूरा करने के लिए हमें नए कस्टमर्स को लाना होगा। नए कस्टमर्स को इंडस्ट्री में लाने के और भी फायदे हैं। एक सेचुरेटेड मार्केट में सारे के सारे इंश्योरेंस प्लेयर्स अगर कॉम्पीट करेंगे तो वो एक रेस टू द बॉटम हो जाती है एक तरीके से। तो नए कस्टमर्स को अगर हम इनोवेटिव तरीके से डिजिटल डिलीवरी, जैसी भी शीला जी ने और भी बोला, कॉस्ट को कम करें, इनोवेशन लाएं, डिलीवरी सिस्टम्स को इंप्रूव करें, क्लेम प्रोसेसिंग को भी अच्छा करें, कस्टमर को एक्वायर करने के भी नए एक प्लेटफॉर्म्स बनाएं, तो इन सब से इंडस्ट्री का एक नया ग्रोथ चालू होगा, जो कि एक जो सेचुरेटेड मार्केट्स में ही फोकस करने से जो लिमिट आ जाती है ग्रोथ पे, उससे हमें नेक्स्ट एस कर्व जिसे बोलते हैं उसमें जाने में भी मदद मिलेगी। आपसे बस यही समझना चाह रहा था पल्लवी जी कि 2026 में आपको लगता है कि दोनों जो लाइफ और नॉन लाइफ कंपनियां हैं किस तरह से मिल के काम कर सकती है, जिससे इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य है उसे हासिल करने में आसानी हो? हाँ बिल्कुल अनुराग, बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ कंपनीज की आर प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ प्रोटेक्शन जो हमारे सिटीजन्स को ज़रूरत है। तो लाइफ में हमने ऑलरेडी डेटा देखा है, प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है।
उसमें लोगों को ये कन्विंस करना, बिकॉज आई थिंक अब उस पे अवेयरनेस काफी आ रही है, बट अवेयरनेस से इंटेंट का ड्रॉप ऑफ बहुत हाई है, क्योंकि हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करें कि आप 1,000 रुपए दो, बट आपको ये तब मिलेगा जब आप नहीं रहोगे, और वो कोई नहीं सोचना चाहता है। तो वो जो इंटेंट ऑफ परचेज है, वहां पर उसका गैप है, जिसपे अगर काम होगा तो लाइफ में प्रोटेक्शन बढ़ेगी। एंड सेकेंडली, हेल्थ इंश्योरेंस साइड पर, जैसे पंकज जी एंड शीला मैम ने कहा, आई थिंक वहां पर जो अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं, क्लेम्स का प्रोसेस इजी करना, और मेडिकल इन्फ्लेशन के कारण लोगों में एनीवेज अवेयरनेस आ रही है कि ये कितना क्रिटिकल है, वहां पर लोगों को समझाना कि अगर कोई इंसिडेंस होता है तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है इनकम पर, वो मेजर कंसर्न एरिया है, क्योंकि लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। एक क्रॉनिक डिजीज होने का जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, उसको कोई भी नहीं सोचना चाहता है, और लोग उसको नेसेसरीली अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो जब चेंजेस आएंगी तो डेफिनेटली दोनों लाइफ एंड नॉन लाइफ साइड पर हम काफी सुधार देखने की उम्मीद रखते हैं 2026 में, एंड दोनों की बहुत जरूरत है। आखिर में मेरे पास मात्र 1 मिनट बचा है, मैं आप तीनों मेहमानों के पास आऊंगा और आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगा। शीला मैम, आपका क्या इंश्योरेंस मंत्र होगा 2026 के लिए? मेरा मंत्र एक ही है, फाइंड न्यू कस्टमर्स हु आर द फर्स्ट टाइम बायर्स। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम बायर। पंकज जी, आपका क्या मंत्र रहेगा 2026 के लिए? मेरा मंत्र है कि जो हमारा फाउंडेशन स्टोन है इंडस्ट्री का, वो बहुत ही मजबूत तरीके से लगाया जा रहा है। तो अब हम एक टेक ऑफ स्थिति में पहुंच रहे हैं। अगर हम कस्टमर ओरिएंटेड तरीके से कंप्लायंस को फोकस में रखते हुए आगे बढ़ें तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। बिल्कुल, आखिर में पल्लवी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका, क्या आपका मंत्र रहेगा? मेरा मंत्र रहेगा क्रिएटिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड डूइंग डिसिप्लिन्ड अंडरराइटिंग सो दैट द कंपनीज मूव टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल, कंपनीज मूव टुवर्ड तो प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफे की तरफ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक अवेज यही है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स सरकार के द्वारा किए गए, लेकिन 2026 में एकदम तुरंत कुछ ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन चीजें शुरू जरूर होगी। प्रोटेक्शन पर फोकस बढ़ेगा, फर्स्ट टाइम बायर्स पर ध्यान देने की जरूरत है, और दोनों सेगमेंट नॉन लाइफ और लाइफ मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया आउटलुक 2026 के लिए। तो इस स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।